साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी की। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं मेंस राइट के एंगल से, जहां पर एफिशिएंट प्रोटेक्शन दिया है हस्बैंड को। साथियों, कोई भी कार्रवाई इमोशंस के बेसिस पर नहीं चल सकती। जो भी कार्रवाइयां हैं वो विधि सम्मत होनी चाहिए। ये साबित कर दिया है आज इंडियन कोर्ट्स ने। एक बड़ा तमाचा उस लड़की के मुंह पे जिसने मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन पेश किया और जिसमें स्पेसिफिक किया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया है। प्रोटेक्शन मीन्स कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया है, अल्टीमेटली मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं। तो ये अमाउंट टू ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जिस कारण मेरे हस्बैंड पर कार्रवाई करते हुए धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं आपको एक बात स्पेसिफिक कर दूं, धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्लियरली स्पेल करती है कि अगर ब्रीच है और वायलेशन है तो वहां पर जो गलती करने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी, पर इसके साथ साथ उसे 1 साल जेल में जाना भी पड़ सकता है। साथियों, जरा सोचो कि हमारी लाइफ और हमारी लिबर्टी जिसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 संविधान का स्वयं कर रहा है, और कुछ प्रोसीडिंग के तहत उस कार्रवाई को करते हुए उस राइट को छीन लिया जाता है। जरा सोचिए, क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन संविधान से बड़े हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि जो चीज संविधान के तहत ग्राह्य नहीं है, संविधान के अगेंस्ट है, वो आर्टिकल 13 संविधान के तहत अपने आप में ही वाइड है और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से हिट है। साथियों, ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 13 दिसंबर 2023 का, उसको आप नोट कर लो। शिकायत रहती है आप सबकी कि जजमेंट नहीं बताए जाते हैं, बता रहा हूं, नोट करना आपका काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात साथियों, जजमेंट है एक्स वर्सेस एक्स के बीच में, क्योंकि यहां पर नाम जो है स्पेसिफिक नहीं किए गए हैं, बट क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन नंबर आप नोट कर लीजिए 102-231/2023। साथियों, इस मामले में एक पिटिशन दाखिल हुई सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत। आप सब जानते हैं कि सेक्शन 482 सीआरपीसी प्रोटेक्ट करती है कंसर्न्ड व्यक्ति को अगर उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। इनका यह कहना है कि जो ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बाय द कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, अगेंस्ट जस्टिस है, अगेंस्ट रूट ऑफ इक्विटी है, दैट्स फॉर लायबल टू बी क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पर मामला क्या है कि वाइफ ने जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है फाइल किया। इसमें मेंटेनेंस जो है अवार्ड हुआ, अल्टीमेटली मेंटेनेंस जो है पे नहीं हुआ। तो वाइफ ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करी धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। उसका कहना यह है कि यहाँ पर ब्रीच हुआ है प्रोटेक्शन ऑर्डर का, क्योंकि मेंटेनेंस ना पे करना भी मेरे प्रोटेक्शन राइट्स को अफेक्ट करने वाला है। और उनका कहना यह था कि धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उस लेडी के बयान रिकॉर्ड किया और अल्टीमेटली धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रसंज्ञान लेते हुए प्रोसेस जो है जारी कर दिया। यहाँ पर जब ये बात संज्ञान में आई पिटिशनर के, तो वो घबराया नहीं, वो सरेंडर नहीं हुआ। और ये बात ध्यान रखा करो, आप भी सरेंडर कभी नहीं होना है आपको। अगर प्रोसेस गलत है एंड यू आर डैम श्योर, रिसर्च कर लो या करवा लो। यहाँ पर रिसर्च करके ही बंदा आगे बढ़ा है। उसका कहना यह है कि ये ऑर्डर जो है सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ नहीं है, ये ऑर्डर टोटली रॉन्ग है, क्योंकि धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केवल ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर ही पनिशेबल है। मेंटेनेंस ना देना किसी भी रूप में ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं है। और ये भी रिट्रीव किया है बाय द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट इन द केस ऑफ मिस्टर फ्रांसिस। उनका ये भी कंटेंशन है कि जो प्रसंज्ञान है, जो कार्रवाई है, वो गलत है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को और जो लीगल प्रोविजंस है उसको देखा। सबसे पहले ऑर्डर था, उसको कोर्ट ने देखा। वो ऑर्डर क्या था कि कंसर्न रेस्पोंडेंट को ये डायरेक्ट किया रहता है कि वह अपनी पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस का देवे, और इसके अलावा वो प्रोहिबिट करेगा फ्रॉम डिस्पोजिंग, एलिनेटिंग और कॉजिंग एनी इनकम्बेंसेज ऑन द शेयर हाउस होल्ड अंटिल द फर्दर ऑर्डर प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न कोर्ट। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस को फेस कर रहे हो और आपको ये डाउट है कि आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी पत्नी खा सकती है, उसमें शेयर मांग सकती है, उस प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी कर दिया करो। कारण क्या था कि आपकी अपनी कमाई भी संपत्ति है और कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया। कोर्ट के पास इमोशंस नहीं है, कोर्ट ने कहा भाई ठीक है उसको राइट दो। जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिरवी है बैंक के पास में, तो फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखो। और इसके कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग लोन हो, चाहे आपका ओडी हो, या अदर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो जिसके तहत हम प्रॉपर्टी पे इनकम्बेंस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं। तो इस बात का विशेष जो है ध्यान रख लो। जब भी वाइफ केस कर रही है, तुरंत केस की पहली डेट से पहले अपीयर होने से पहले उस प्रॉपर्टी पर चार्ज जो है क्रिएट कराते हुए आओ, ताकि फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सबसे पहले धारा 18 को भी जो है हमको देखना होगा। धारा 18 जो होता है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, और स्पेसिफिकली
प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है कि उसके साथ कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो, मीन्स लड़की के साथ कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो, डोमेस्टिक वायलेंस का ऐड नहीं हो, उसमें कोई ऐड नहीं हो, कोई अबेटिंग नहीं हो, और उसका जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं हो, और ऐसा कोई भी वर्क नहीं हो जिससे उसका कोई भी असेस्ड या उसकी कोई भी लिबर्टी जो है वो खतरे में आए। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज ओ DB एक्ट के अंदर भी। तो अगर हम धारा 18 और सेक्शन 2O DB एक्ट को पढ़ते हैं तो ये क्लियर है कि मेंटेनेंस को किसी भी रूप में प्रोटेक्शन ऑर्डर में शामिल नहीं किया गया है। धारा 31 जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो इस सिनेरियो में जो प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच है उसमें किसी भी रूप में इस एक्सप्रेशन को शामिल नहीं कर सकते कि अगर मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं है तो वह किसी भी रूप में धारा 31 DB एक्ट के वायलेशंस में आएगा। तो कोर्ट ने क्या लिखा, द प्रोविजन ऑफ 31 can be pressed into motion when there is a breach of protection order, but when the ground that the payment of maintenance is not done, which is commonly called the arrears of maintenance, in that scenario section 31 of the DB Act cannot be invoked. That's why it could be said that even there is non-payment, the remedies are available alternatively, but it could not be a ground to assume that there is a violation of protection of order and liberty as per section 31 of the DB Act. So in the present case at hand, there are two different relief. One is under section 18 and one is under section 20. If the maintenance order is passed, in that scenario it could be recovered as per section 20 of the DB Act or as per rule number 6 sub clause 5 of the DB rules. बट कोर्ट ने यह भी लिखा कि जो कोऑर्डिनेट बेंच है उसने इस इशू को डील विद किया है और ये लिखा है कि ग्राउंड ऑफ मॉनिटरी रिलीफ जो है वो किसी भी रूप में एक सेपरेट रेमेडी है, बट उसका अगर वॉलेशन है तो वो किसी भी रूप में प्रोटेक्शन ऑर्डर के ब्रीच के रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि इस व्यू में जो ऑर्डर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस है या अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, तो कोर्ट ने कार्रवाई को सेट असाइड करते हुए पिटीशन को जो है अलाउ कर दिया। तो कितना महत्वपूर्ण जजमेंट है आपके राइट्स को लेके। तो आपको चार बातें जो है जजमेंट जो है सिखा के जाता है। नंबर 1 कि अगर मेंटेनेंस नहीं दिया है तो वहाँ पर रेमेडी है धारा 421 CRPC की, वहाँ भी डायरेक्ट जो है आपका अरेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात, धारा 31 DB एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट आप नहीं किए जा सकते हो। अगर मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू कर रहा है तो बेले मत करो, सीधा 482 में जो है हाई कोर्ट पहुंच जाओ, 2.5 महीने में नंबर आपका आ जाएगा और रिलीफ आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चाहो तो सेम कोर्ट में जाकर रिकॉल भी मूव कर सकते हो और सेक्शन 70(2) के तहत जो वारंट इशू हुआ है उसकी स्टे या उसकी कैंसिलेशन की मांग भी जो है आप कर सकते हो। तो रेमेडी आपके हाथ में सिक्योर आपको करनी है और जो ये प्रैक्टिकल बातें ये आजमा के देखो, निश्चित तौर पर आपको वर्कआउट करने में मजा भी आएगा और राहत भी जो है कोर्ट से मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की, जय बालाजी की।